बिल्कुल इंतकामन कर रहा है। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप... आज ही दिन 22 नवंबर 1999 पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में एक पैकेज आता है। ये काफी भारी पैकेज होता है। पैकेज के अंदर एक लेटर और काफी सारी तस्वीरें होती हैं। ये तस्वीरें बच्चों की होती हैं। इन बच्चों की उम्र 6 से 16 साल के दरमियान में होती है। पुलिस जब उस खत को पढ़ती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस खत में एक बहुत खौफनाक और रूह काम देने वाले जुर्म का एक कन्फेशन था। उस खत में एक एक डिटेल दी गई थी। उस खत में ये लिखा था, मैं जावेद इकबाल, मैंने 100 बच्चों का खून और रेप किया है। मेरा टारगेट 100 बच्चों का ही था और अब मेरा मिशन पूरा हो चुका है और मेरा ये मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचेगा और मैं अब अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ। इस खत में एक एक मर्डर की एक एक विक्टिम की डिटेल मौजूद थी। एक पूरा कन्फेशन था। इसमें ऐसी ऐसी डिटेल्स थी जो शायद मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। पुलिस के डीएसपी ये लेटर पढ़ने के बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स को 16 बी रावी रोड पर भेजते हैं। ये वही एड्रेस था जो जावेद इकबाल ने अपने लेटर के साथ अटैच करके भेजा हुआ था। पुलिस जब इस एड्रेस पर पहुंचती है तो उनको एक सीधा साधा दिखने वाला एक शख्स मिलता है। ये और कोई नहीं, ये वही जावेद इकबाल था जिसने ये खत लिखा था। उससे सवाल पूछती है, उसको इंटेरोगेट करती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर और उसका होलिया देखकर पुलिस को लगता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है और उसने ये सब ऐसे ही लिखा है। उनको लगता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो बिना उसके घर की तलाशी लिए वापस आ जाते हैं। लेकिन 2 दिसंबर को एविस रोड पर मौजूद जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस एक पैकेज आता है। जंग न्यूज के एडिटर जब इस पैकेज को ओपन करते हैं तो उसमें वही सब चीजें होती हैं जो पुलिस स्टेशन वाले पैकेज में थी। एक खत और बहुत सारी तस्वीरें। हर तस्वीर में अलग अलग बच्चा था और हर तस्वीर में उस बच्चे का नाम और डिटेल्स सब कुछ लिखी थी। न्यूज़ एडिटर खावर नईम हाशमी पिक्चर्स को अलग करते हैं और उसके बाद वो लेटर पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो लेटर पढ़ना शुरू करते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि क्या कोई ऐसा जुर्म कर सकता है। वो कुछ देर के लिए अपना होश खो बैठते हैं क्योंकि उस खत में एक एक डिटेल लिखी हुई थी कि कैसे बच्चे को घर में लाया गया, कैसे बच्चे को चेन के साथ गला दबाकर मर्डर किया गया, कैसे मर्डर के बाद उनकी बॉडीज को एसिड में डिसॉल्व किया गया। ये कैसी बात थी जो हर कोई चाहता था सच ना निकले। इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए न्यूज एडिटर खत पर दिए एड्रेस 16 बी रावी रोड पर पहुंचते हैं। इस मकान के गेट पर ताला लगा हुआ था। न्यूज एडिटर दीवार फलांग के घर के अंदर जाते हैं। सामने उनको एक कमरा नजर आता है। वो उस कमरे के अंदर जाते हैं। उस कमरे में एक बोरी पड़ी होती है। उसमें काफी सारे बच्चों के कपड़े होते हैं और उस कमरे में बच्चों का काफी सारा सामान भी होता है। दीवार पर अलग अलग किस्म के पिक्चर्स और नोट्स लगे हुए थे। एडिटर को वहाँ चेन भी मिलती है कि वही चेन थी जिसका जिक्र खत में भी था। इस चेन से जावेद इकबाल बच्चों का मर्डर करता था। ये काफी खौफनाक और डिस्टर्बिंग सीन था जिसको कोई भी इंसान देखकर घबरा जाता। लेकिन अगले कुछ सेकंड्स में इस घर से एक ऐसी चीज मिलने वाली थी जिसके बाद पूरी दुनिया के होश उड़ने वाले थे। इस घर में एक और कमरा होता है। उस कमरे से काफी गंदी बदबू आ रही होती है। एडिटर जब उस रूम में जाता है तो वहाँ उसको 2 बड़े ब्लू ड्रम्स मिलते हैं। एडिटर जब उन ब्लू ड्रम्स को खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि उन ड्रम्स में एसिड था और एसिड के अंदर अनडिजॉल्व्ड बॉडीज थी। ड्रम रखा हुआ था, मैंने एक उसके ऊपर एक बल्ब था वो जलाया। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए और उसको वो सब कुछ वहाँ मौजूद था। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको बताते हुए भी इंसान घबराता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसी कमरे में एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट पर लिखा हुआ था, मैंने ये बॉडीज जानबूझकर अनडिजॉल्व छोड़ी हैं ताकि अथॉरिटीज और पुलिस को ये सब मिल जाए और वो इन बॉडीज को आइडेंटिफाई कर सके। और मैं अब दरिया रावी में खुदकुशी करने लगा हूँ। इसके बाद पुलिस और मीडिया का 16 बी रावी रोड पर रश लग जाता है। न्यूज़पेपर इस खबर को पब्लिश कर देती हैं और साथ ही उन सब बच्चों के नाम और डिटेल्स, एड्रेस भी पब्लिश कर देती हैं जो कि जावेद इकबाल ने दिए हुए थे। जिसके बाद मिसिंग चिल्ड्रन के पेरेंट्स 16 बी रावी रोड के बाहर जमा हो जाते हैं। वो अपने बच्चों के कपड़े और चीज़ें पहचान कर रोने लगते हैं। ये ऐसा टाइम था
जब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इन पेरेंट्स के लिए रो रही थी। पूरे पाकिस्तान में अब एक खौफ का मंजर था। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया था। सब लोगों में अब एक डर बैठा हुआ था कि कैसे पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर में 100 बच्चों का कत्ल और रेप होता है और किसी को कानो खान खबर भी नहीं होती। जावेद इकबाल अब मिसिंग था। उसको ढूंढने के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया जाता है। पूरे पाकिस्तान की पुलिस अब सिर्फ एक बंदे को ढूंढने के लिए कोशिश कर रही थी। उसको हर जगह ढूंढा जाता है पर कोई खास प्रोग्रेस नजर नहीं आती। पुलिस उसके 3 बेडरूम फ्लैट में रह रहे 4 लड़कों को अरेस्ट करती है। ये लोग टीनेज बॉयज होते हैं। शुरू में ये विक्टिम्स लग रहे थे जिनको शायद जावेद इकबाल ने ट्रैप करके रखा हुआ था, लेकिन जब इनसे सवाल किए जाते हैं तो पता चलता है कि ये कोई विक्टिम नहीं बल्कि जावेद इकबाल के साथी थे जो इसका ये सब करने में साथ देते थे। ये वो हैरान करने वाली बात थी क्योंकि ये भी टीनेज बॉयज थे। अभी तक जावेद इकबाल लापता था, लेकिन 30 दिसंबर एक शख्स जंग न्यूज़ के ऑफिस में आता है। इस बंदे के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो कैजुअली फुल कॉन्फिडेंस में आता है और अपना नाम जावेद इकबाल बताता है। वही जावेद इकबाल जिसको पुलिस और अथॉरिटीज़ लगातार ढूंढ रही हैं। वो खुद ब खुद सरेंडर देने के लिए जंग न्यूज़ के ऑफिस में आ जाता है। ये एक ऐसा स्टेप था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब उससे पूछा जाता है कि वो खुद क्यों आया है तो वो बताता है कि उसको डर था कि पुलिस कहीं उसको अरेस्ट करने के बाद मार ना दे और उसका ट्रायल ही ना हो। वहाँ मौजूद जर्नलिस्ट उससे क्वेश्चंस करते हैं और वो उनको कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी हेसिटेशन के सब आंसर देता है। 100 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना आप। बिल्कुल। इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? उसको किसी चीज़ की घबराहट नहीं थी, ना ही उसे कोई डर रिग्रेट नज़र आ रहा था उसके चेहरे पर। ये बड़ी हैरत की बात थी कि एक मुजरिम अपना जुर्म करने के बाद खुद सरेंडर कर देता है और इससे पहले पुलिस और न्यूज़ लेटर को अपने सारे क्राइम्स की डिटेल्स भेजता है। ये एक अनयूजुअल सी चीज़ थी। इस सब को देखकर यही समझ आ रहा था कि जैसे जावेद इकबाल दुनिया को एक मैसेज देना चाह रहे हैं और उसने इस बात का जिक्र अपने लेटर में भी किया था कि वो दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है। इसके बाद न्यूज़ ऑफिस को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और जावेद को अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरी दुनिया की नज़र अब जावेद इकबाल पर थी कि आखिर ये है कौन और इसने ये सब किस लिए किया और आखिर उसका मिशन क्या था जिसका उसने खत में जिक्र किया था। आखिर क्यों उसने मासूम बच्चों की जान ली, वो भी इस बेहाने खौफनाक तरीके से, उनको सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद। कौन है ये जावेद इकबाल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जावेद इकबाल एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली में पैदा हुआ। उसके फादर एक बिजनेसमैन थे। जावेद काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल था और उसने अपना अलग से स्टील का बिजनेस भी शुरू किया हुआ था। लेकिन जावेद जितना सीधा साधा दिखता था वैसा वो था नहीं। जावेद एक होमोसेक्सुअल और पीडोफाइल था। वो बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था। उस पर काफ़ी चार्जेस लग चुके थे ऑलरेडी और वो काफ़ी दफ़ा जेल भी जा चुका था। उसने एक गेमिंग आर्केड भी ओपन किया जहाँ पर हर वक्त बच्चों का रश लगा रहता था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर बच्चों के साथ नाजेब हरकतें करता था। जब बच्चों ने अपने पेरेंट्स को इस बारे में कंप्लेन की तो उसने वो गेमिंग आर्केड बंद कर दिया। जावेद की 2 शादियाँ भी हुई थी पर वो 1 साल से ज़्यादा चल ना सकी। फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते वो लाहौर आ गया और वहाँ 16B रावी रोड पर रहने लगा। ये एक रेंटेड प्रॉपर्टी थी। लाहौर उसके लिए एक ईजी टारगेट था। दाता दरबार के आसपास के इलाकों में बेगर्स, होमलेस और चाइल्ड लेबर से जुड़े बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे। जावेद इन बच्चों को खाने और कपड़ों का बहाना देकर अपने घर लेकर आता और फिर उनके साथ गलत हरकत करता और ताकि वो बाहर किसी को बताए मत उनको अपनी राइफल दिखाकर डरा देता। लेकिन एक दिन वो एक 16 साल के लड़के को अपने घर लेकर आता है। वो सब करने के बाद जावेद सो जाता है। वो लड़का मौका देखकर जावेद की राइफल उठा लेता है और जावेद के सर पर उसकी बैक साइड मार देता है जिससे जावेद का सर फट जाता है और उसके सर से खून आने लगता है और वो लड़का भाग जाता है। दर्द की वजह से जब जावेद चीखता है तो आसपास के लोगों को आवाज़ आती है तो वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो उनको पता चलता है कि जावेद बच्चों को घर बुला के उनको सेक्सुअली असॉल्ट करता है। तो पुलिस उस पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा देती है और उसको सजा के तौर पर 100 कोड़े मारे जाते हैं जिसकी वजह से
वो कोमा में चले जाता है। वो 22 दिन कोमा में रहता है, लेकिन उसके घर वालों में से कोई भी उससे मिलने नहीं आता। सिर्फ एक उसकी माँ थी जो उसके लिए रो रही थी, जिससे अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसकी माँ ने जावेद की टेंशन बहुत ली और इसी टेंशन के चलते उसकी माँ की डेथ हो जाती है। ये वो मौका था जिसके बाद जावेद के अंदर का शैतान जाग चुका था। उसको अपनी माँ की डेथ का बहुत दुख था। उसको लगने लगा था कि उसके साथ गलत हुआ है और उसने अब बदला लेने की ठान ली थी। उसने अब सोच लिया था जैसे उसकी माँ तड़पी थी अपने बेटे के लिए, वैसे ही वो 100 माओं को उनके बेटों के लिए तड़पाएगा। और ये उसने अब अपना मिशन बना लिया था, वही मिशन जिसका जिक्र उसने खत में किया था। और इस मिशन को पूरा करने के चक्कर में उसने सारी इंसानियत की हदें पार कर दी। वो अब एक एक करके बच्चों को अच्छा खाना और कपड़ों का लालच देकर अपने घर ले आता, उनको खाना खिलाता, नए कपड़े पहनने को देता और उनके पुराने कपड़ों को रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रख लेता। बच्चों का ट्रस्ट जीतने के बाद वो उनका रेप करता और फिर वो चेन जो कि एडिटर को उस घर में मिली थी, उससे बच्चों का गला दबाकर उनका मर्डर कर देता। ये सब उसने ऑलरेडी खत में लिखकर पुलिस और जंग न्यूज के एडिटर को भेज चुका था। मर्डर करने के बाद वो उन बच्चों की बॉडीज को उन एसिड के ड्रम्स में डाल देता ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। जावेद इस कदर साइको था कि वो बच्चों का मर्डर करने से पहले हर बच्चे की तस्वीर लेता और फिर उस तस्वीर के साथ उसका नाम लिखता और साथ ही बाकी डिटेल जैसे एड्रेस, पेरेंट्स के नाम, सब कुछ लिखता। उसका ये सब करने में साथ वो 4 लड़के करते थे जो पुलिस ने उसके फ्लैट से गिरफ्तार किए थे। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जावेद बच्चों के साथ ये सब करता रहा और फाइनली जब उसने अपने आखिरी टारगेट को पूरा कर लिया तो उसने एक खत में अपने सारे क्राइम्स कन्फेस किए और पिक्चर समेत वो पैकेज पुलिस को भेज दिया। लेकिन जब पुलिस ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया तो फिर उसने वो पैकेज दोबारा जंग न्यूज़ के एडिटर के पास भेज दिया। उसने लेटर में लिखा था, मेरी गिनती 100 तक है और मेरा मिशन पूरा हो चुका है। सरेंडर करने के बाद उसने ये बात साफ कर दी थी कि उसको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं जो उसने किया। वो इस चीज़ से खुश है और उसका मिशन पूरा हो चुका है। देखा जाए तो वो शुरू से ही मेंटली तौर पर साइको था और साथ साथ वो एक चाइल्ड मोलेस्टर और पीडोफाइल भी था। ना वो पहले इंसान कहलाने काबिल था और ना इस सब करने के बाद। पूरी दुनिया को जावेद पर गुस्सा था। कोर्ट ट्रायल्स के दौरान लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद कोर्ट के बाहर एहतजाज करती। हैरानी की बात यह है कि उसने कोर्ट ट्रायल्स के दौरान अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश की। उसने अपने 3 बयान बदले और तीनों बयानों का आपस में कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था और कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। पूरी दुनिया की नज़र कोर्ट के जज अल्लाह बख्श लांजा पर थी। उन पर हर जगह से प्रेशर था और फाइनली 16 मार्च 2000 को जज जावेद इकबाल को ऐसी सज़ा सुनाते हैं जो कि पहले कभी पाकिस्तान में क्या शायद पूरी दुनिया में नहीं सुनाई गई होगी। उन्होंने सज़ा सुनाई कि जावेद इकबाल को मीनार पाकिस्तान के सामने उसी चेन से फांसी दी जाएगी जिस चेन से वो बच्चों का मर्डर करता था और उसके बाद उसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएंगे और उन टुकड़ों को एसिड के ड्रम में डालकर डिसॉल्व कर दिया जाएगा और ये सब उन पेरेंट्स के सामने किया जाएगा। ये सज़ा सुनकर लोगों में खुशी की लहर थी। उनको एहसास था कि इस मुल्क में जस्टिस जिंदा है और ऐसे हैवान प्रस्त आदमी को ऐसी ही सज़ा देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे इंटीरियर मिनिस्टर और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स NGOs जो इस सज़ा के खिलाफ थी। उनका मानना था कि ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन जज ने अपना फैसला बरकरार रखा और इसी सज़ा को फाइनलाइज किया। इसकी वजह से उनको काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिली। लेकिन अक्टूबर 2001 में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कोर्ट लखपत जेल में अंडर हाई सिक्योरिटी जावेद इकबाल और उसके एक साथी की डेड बॉडी जेल की ग्रिल के साथ हैंग मिलती है। एज पर पुलिस और ऑफिशियल रिपोर्ट्स जावेद और उसके साथी ने सुसाइड कर ली थी। उन्होंने अपनी बेडशीट के साथ खुद को फांसी दे दी थी और जब ये सब हो रहा था तब जेल का गार्ड सो रहा था। ये बात बड़ी अजीब थी क्योंकि उसी टाइम CCTV कैमरा भी काम नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि वो सुसाइड नहीं थी बल्कि पुलिस ने उनको मार दिया था। पुलिस पर काफी तनकीद भी हुई कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद कोई कैसे सुसाइड कर सकता है, जिसके बाद कि कुछ स्टाफ और जेल गार्ड को फायर कर दिया जाता है। इस वाकये से हमें अंदाजा होता है कि कैसे पुलिस और बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज की लापरवाही और नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से कितने मासूम बच्चों की जान गई। जब पुलिस को मिसिंग चिल्ड्रंस की रिपोर्ट में बहुत कम टाइम में इजाफा होता नजर आ रहा था तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर वो टाइमली एक्शन ले लेते
तो शायद इन बच्चों की जान बच सकती थी। और हमें भी अपने आसपास के लोगों और जगह पर नजर रखनी चाहिए। उसके नेबर्स ने ये चीज नोट क्यों नहीं कि जो बच्चे वो साथ लेकर आता है वो कौन है और इन बच्चों के साथ वो क्या करता है। हमें एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते इस सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में ऐसे हादसा और घटनाएं ना हों।